जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें 3 टॉपिक्स हैं। जहां जहां से आरओ में या पीसीएस 2024 में लेटेस्ट टॉपिक से जहां जहां क्वेश्चंस जहां जहां से आए हैं, उनमें से 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए। ज़रूरी नहीं कि एक टॉपिक से 20, 25, 30 क्वेश्चन मिल ही जाए, 40 क्वेश्चन मिल ही जाए। तो अलग अलग टॉपिक को इनमें शामिल कर लिया गया है। जो लोग पीवाईक्यू पढ़े होंगे उनको ये पहला क्वेश्चन ही देख के समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक से प्रश्न आता है या नहीं आता है। जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, ये जो टर्म है वो किसने जो है इसको लोकप्रिय बनाया। ग्रीन डेवलपमेंट जो टर्म है उसको किसने लोकप्रिय बनाया। आपके पास 4 विकल्प हैं: मासानोबू फुकुओका, डब्ल्यू एम एडम्स, जोसेफ फुरियर और वाल्टर जी रोस। तो किसने बनाया? डब्ल्यू एम एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट डब्ल्यू एम एडम्स ने, जो टर्म है ग्रीन डेवलपमेंट, वो डब्ल्यू एम एडम्स ने दिया। एक दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। ये जो टर्म है वो बार बार पूछता है। अब ये टर्म पूछ लिया है एनवायरनमेंट में, ग्रीन डेवलपमेंट टर्म किसने दिया, किसने लोकप्रिय बनाया। तो अगला जो टर्म है वो है नेचुरल फार्मिंग। क्या है? नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग जो टर्म है या जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया? नेचुरल फार्मिंग एडवर्ड स्वेस, मासानोबू फुकुओका, एजी टांसले या जोसेफ ग्रिनेल। तो किसने दिया? मासानोबू फुकुओका। मासानोबू फुकुओका इन्होंने दिया था। अच्छा, कुछ लोग जो है मतलब चैनल पे काफ़ी टैलेंटेड टाइप के आ गए हैं लोग। मतलब देखिए, जहाँ पे आप नवाचार करेंगे, मैं करना तो नहीं चाह रहा था इस बात को, लेकिन बाकियों के भी काम आएगा। हो सकता है कि कुछ लोग इतने टैलेंटेड हैं, आप सोचिए कि मैं बुक का पेज लगा करके मैं पढ़ा सकता था, मेरे पास विकल्प था। या फिर कहीं से नोट्स, अब अपने मन से तो मैं नोट्स बना नहीं दूंगा, मैं हिस्ट्री तो बदल नहीं दूंगा। तो किसी न किसी के पेज से कॉपी इधर उधर से टेक्स्ट करके मैं उसको, मेरे पास पढ़ाने का विकल्प था उसको, ठीक। लेकिन मैंने चुना इसको, मैंने इस तरीके को चुना जहाँ पे मुझे पहले मैं पढ़ता हूँ, टॉपिक देखता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड किस बुक से आखिर वो प्रश्न आया होगा, उस तरह के और टॉपिक कहाँ मिलेंगे ये देखता हूँ। और फिर जो है उस टॉपिक से क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, फिर इसको मैं टाइपिस्ट को देता हूँ टाइप करने की। या तो उनका दिमाग खराब होगा इस बात से कि ये तो बिना मेहनत किए, जो 400 500 700 कभी कभी 1500 बच्चे जो देख रहे हैं, उनको तो बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जा रहा है। वो मेहनत किए होंगे हो सकता है, तो इसलिए उनको अखर रही होंगी चीज़ें कि बाकी लोगों को तो बिना मेहनत किए और टॉपिक टू टॉपिक यार 60 70 टॉपिक अगर इस तरह के मिल गए तो उनका काम हो जाएगा। ये तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि वो कंपटीशन में उनको एज मिलता था। या तो ये बात हो, या तो वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो। एक टर्म सुना होगा आपने, ह्यूमन एरर। मैं टाइप करके देता हूँ तो कभी मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ तो या तो हो सकता है मुझसे गलती हो जाएगी, मैं भगवान तो हूँ नहीं। और या तो कभी टाइपिस्ट से गलती हो सकती है कि यहाँ पे बी की जगह सी हो जाए और नीचे सी की जगह बी हो जाए, ठीक ना। तो टाइपिस्ट भी भगवान नहीं है, वो भी इंसान है। आप लोग क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं यूपी पीसीएस का, 20 क्वेश्चन तक कभी कभी गलत होता है, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो अमूमन गलत होता ही होता है, जिसको पूरे पेपर सेटर मिलके सेट करते हैं। 10 प्रश्न गलत निकलता ही निकलता उनका। अगर पिछले वीडियो में एक प्रश्न मेरा एक मतलब 2 प्रश्न थे ऊपर नीचे, तो इसका बी था इसका सी था, ऐसे कुछ था, तो इसका सी इसका बी हो गया था, जिसकी वजह से आंसर जो है वो गलत हो गया था। तो यार आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते थे कि सर ये, या फिर खुद ही टाइप कर देते कि आप लोग सही कर लिए, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। इस पे मतलब कुछ लोग इतना ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं कि मतलब जब ऐसे क्वेश्चन बनाना होता है तो क्यों पढ़ाते हो। मैं टॉपिक बंद कर दूं, ये मेरे पास एक विकल्प ये है, मैं बंद कर दूं, मैं भी कॉपी पेस्ट पढ़ाना शुरू कर दूं, और मैं इस पे विचार भी करूंगा, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर स्टूडेंट्स इस तरह से अगर बात करेंगे तो फिर बुरा लगता है। खैर, मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं किया, मैंने वीडियो डिलीट मार दी, नेक्स्ट बना दूंगा एक क्वेश्चन की वजह से। बट कुछ लोग
जो बात करने का तरीका था मैं उस पर कमेंट कर सकता था, और यूपीएससी हिंदी की इतनी रीच है कि आईपी एड्रेस निकाल करके हम पहुंच सकते। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बहसबाजी की या फिर कमेंट का रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है बेटा, ना चाहे जो भी है, आपकी गलती नहीं, ये आपके माँ बाप ने आपको जो संस्कार दिया है, ये उनके संस्कारों में कमी है। ठीक है। जैसे मेरे से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम लोग पेट से सीख के सब कुछ पैदा हुए हैं, हमारे भी टीचर्स ने हमें पढ़ाया हुआ है, हमारे भी टीचर्स से गलती हुआ करती थी। अगर उनसे कभी गलती हो भी जाती थी तो हम लोग क्लास में तो बोलते ही नहीं थे। जब वो स्टेज पे रहते थे तो क्लास में बोलते ही नहीं थे, वो जो लिखवाते थे लिख लेते थे। जब किनारे भी जाके उनसे बात करते थे तो उनसे ये नहीं कहते थे कि सर ये आपने गलत पढ़ा दिया, ये भाषा शैली नहीं होती थी। हम लोग उनसे यही बोलते थे कि सर एक किताब में पढ़े थे, वहाँ पे ये लिखा था सर, तो ये क्या किताब, हमको पता है कि सर ही गलत है, हमको पता है कि सर गलत है, लेकिन फिर भी उनसे बात करने का तरीका ये होता था कि सर ये बुक में इसमें मैं करेक्ट कर लूँ क्या? तो फिर सर को अच्छा नहीं नहीं ये गलती हो गई है, मैं इसको कल सही करा दूंगा, आप इसको सही कर लो, कल क्लास में याद दिलाना। तो इस तरह की बात होती थी। और चीज़ें देखिए, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है ना, तो फिर क्या मतलब है फिर पढ़ाई लिखाई का? फिर अधिकारी बन के वहाँ बदतमीजी करोगे, अपने रिश्तेदार नातेदारी में जाओगे वहाँ बदतमीजी करोगे, वहाँ गाली गलौज करोगे, वहाँ गाली सुनोगे एक दूसरे से। तो फिर अधिकारी बनने का या पैसे कमाने का या फिर कोई भी काम करने का मतलब क्या है, जब अपने माँ बाप का नाक ही कटाना है जब हर जगह जा करके। ठीक ना? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है और आपने मुझे बोला, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो बोलने का तरीका है, जो आपका आपका बात करने का तरीका है, वो बेटा थोड़ा मतलब आपके पिता ही देख लेंगे ना कि आपने इस तरह का कमेंट किया है, तो वो उनको ही लगेगा कि हम में ही कुछ कमी रह गई। हम लोग के तो माँ बाप जान जाए कि टीचर्स से हम लोग कुछ बदतमीजी किए हैं या फिर कुछ मतलब बदमाशी की, तो पहले तो हम ही लोग को पहले धुनाई होती थी घर पे, हम ही लोग की धुनाई होती थी पहले घर पे, बाद में देखा जाता था क्या होगा क्या नहीं। यार आप लोग का टाइम बहुत बहुमूल्य है, आगे चलें। खैर, जो भी थे महाजन, उनके बल बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी हो आपके। और चलिए, जिसका समय खराब हुआ उसके उससे माफी चाहूंगा। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? सबसे पहले जो है वो किसने दी? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? एजी टांसले, जोसेफ ग्रीनेल, एफ ई क्लीमेंट्स, जोसेफ फोरियर। किसने दी? एजी टांसले ने दी, एजी टांसले ने दी। पारिस्थितिक नीशे, इकोलॉजिकल नीशे की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी? इकोलॉजिकल नीशे, इकोलॉजिकल नीशे टर्म किसने दिया? जोसेफ ग्रीनेल। इकोलॉजिकल नीशे टर्म किसने दिया? जोसेफ ग्रीनेल ने। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव की खोज किसने की? ग्रीन हाउस गैस की जोसेफ फूरियर ने। किसने? जोसेफ फूरियर ने। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी वाल्टर जी रोसेन ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द को किस भूविज्ञानी ने प्रस्तुत किया? बायोस्फीयर रिजर्व को किस बायोस्फीयर रिजर्व जो शब्द है किस भूविज्ञानी ने प्रस्तुत किया? देखिए, जब भी आप इनोवेशन करेंगे तो आपसे गलती होगी। तो ये मैं इनोवेशन अपने लिए थोड़े कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे ये कंटेंट प्रिपेयर करने का पैसा नहीं मिलता, मुझे वीडियो बनाने का जो भी पेमेंट मिलता है, मुझे वीडियो बनाने का मिलता है। मैं कहीं से भी लाके चिपका के मैं पढ़ा दूंगा, मुझे पेमेंट मिलेगा। ये जो इसके पीछे मेरा 2 घंटा 3 घंटा जाता है, उसके लिए मुझे पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक ना? लेकिन ये आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक ना? तो अगर आपकी ही भाषा शैली अगर इस तरह की रहेगी तो फिर, जैसे अगर मेरे अंदर ये रहेगा कि अगर एक प्रश्न गलत मिल गया तो कोई बच्चा जो है बदमाशी करेगा, फिर वो बदतमीजी करेगा, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा यार? फिर मैं भी चिपका दूंगा ले आके, तब गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर गलत बोलोगे तो दिखा दूंगा इस किताब में दिया हुआ। ठीक है? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस भूविज्ञानी ने प्रस्तुत किया है? एडवर्ड सुएस, जोसेफ फोरियर, वॉल्टर जी रोसेन, एजी टांसले। किसने?
किसने किया है? एडवर्ड सुएस ने। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द किसने दिया है टर्म? एडवर्ड सुएस ने। इकोटोन, इकोटोन, इकोटोम एफ ई क्लीमेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट, अब बॉटनी और उनके सब ब्रांचेस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। बॉटनी के जो सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी किसका अध्ययन करता है? एग्रोनॉमी जो है वो किसका अध्ययन करता है? फूलों का, फलों का, फसलों का या कवकों का? तो फसलों का अध्ययन करता है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, ब्रायोफाइट का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या उत्तकों का अध्ययन? तो घासों का अध्ययन करता है एग्रोस्टोलॉजी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसका अध्ययन करता है? बैक्टीरिया, फूल, फल, समय? एंथोलॉजी किसका अध्ययन करता है? एंथोलॉजी फूल का अध्ययन, किसका? फूलों का। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ये तो आसान है, बैक्टीरिया का। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी किसका अध्ययन का कहलाता है? ब्रायोलॉजी कवक, ब्रायोफाइटा, फसल, कोशिकाओं का? ब्रायोफाइटा का। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? फूलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को, समय मापन को, जल उपचार को, या फिर पौधों की कोशिकाओं और उनके आंतरिक भागों के अध्ययन? तो यही है उत्तर ए। इकोलॉजी, इकोलॉजी उत्तक, कवक, फल या वातावरण और पौधों का सहसंबंध क्या है? इकोलॉजी वातावरण और पौधों का सहसंबंध है। हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ते हैं? ब्रायोफाइटा घासों का अध्ययन है, समय मापन समय का अध्ययन है, ठीक है, किस चीज का अध्ययन है? फूल, फलों और सब्जियों का। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी एक्चुअली इसका विकल्प बनाने में दिक्कत हो रही थी मुझे, ठीक, लेकिन फिर भी जो बना, जो समझ में आया, आप लोग को कंटेंट रिकॉल कराने के लिए जितना जरूरी है उतना मैं कर देता हूँ, ठीक ना। हिस्टोलॉजी का अध्ययन उत्तक, उत्तक व टिश्यूज का। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में किस चीज से संबंधित है? पौधों की बाहरी संरचना और आकृति के अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि, जल और कृषि का संवर्धन है, जल और कृषि का संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स मतलब एक्चुअली होता है कि बिना मिट्टी के मतलब पादपों का संवर्धन, मतलब उनको, पादपों को उगाया जाता है हवा में ऐसे, ठीक है, बिना मिट्टी के सहयोग। अब जो यहाँ से अगला टॉपिक ये है, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, कांच और उनके रंग। गहरे नीले रंग का कांच किस यौगिक से बनता है? फेरस ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड या कुपस ऑक्साइड? किससे बनता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से, कोबाल्ट ऑक्साइड से। नेक्स्ट है, नारंगी रंग का कांच किस धातु से, किस धातु यानी किस कंपाउंड से बनता है? कैडमियम सल्फाइड, सिलेनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड? सिलेनियम ऑक्साइड। कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग कांच को किस रंग में बदलने के लिए, किस रंग में बदलने के लिए किया जाता है? किस रंग में बदलने के लिए किया जाता है? कैडमियम सल्फाइड का प्रयोग कांच को किस रंग में बदलने के लिए किया जाता है? हरा, भूरा, पीला, नीला? हरा, भूरा, पीला या नीला? ठीक ना। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड से बने कांच का रंग कैसा होता है? फेरिक ऑक्साइड से बने कांच का रंग कैसा होता है? नीला, भूरा, पीला या फिर हरा? तो भूरा होता है। फेरिक ऑक्साइड से कांच का रंग कैसा होता है? भूरा। हरे रंग का कांच बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? हरे रंग का कांच बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? फेरस ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड या सेलेनियम ऑक्साइड? तो फेरस ऑक्साइड का होता है। किसका? फेरस ऑक्साइड का। सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग किस रंग का कांच निर्माण करने के लिए होता है? आजकल देखेंगे आप लोग जो है कांच से, मिरर से, और ये शीशे जो नॉर्मल वाला होता है, ठीक ना, उससे काफी क्वेश्चन आ रहा है आजकल। तो नारंगी रंग का। कांच का भूरा रंग किस धातु से होता है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड से होता है कांच का भूरा रंग। हरा कांच बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? किस धातु का ऑक्साइड, प्रयुक्त धातु का ऑक्साइड कौन सा है? फेरिक, कोबाल्ट, फेरस या सेलेनियम? तो फेरस ऑक्साइड। फेरस और फेरिक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। गहरे लाल रंग का कांच निर्माण करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। किस कलर का? क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आज के लिए आपके ये थे टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, और जो पीछे की वीडियोस हैं उनको भी देख करके रिवीजन करते रहिए आप लोग, ठीक। और जो प्रश्न नहीं आते हैं उनका आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, राइट। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो है एग्जाम से घबराइए नहीं। भले 40 दिन रह गया है, भले 40 दिन रह गया, 40 दिन ही बहुत होता है। अभी 40 दिन में कम से कम 25-30 टॉपिक और हो जाएंगे आपके, ऐसे सीधे सीधे। ये PYQ करिए, ये जो नए नए टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं 60, 70, 80, उनको कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर कीजिए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन अपने कंपटीटर से होता है, ना कि UPPCS से होता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।